Hello students, welcome back to our channel. In today's video, we are going to learn about Victorian age. Victorian age, 19th century in English literature is largely identified with the Victorian age named after Queen Victoria 1837 से लेकर 1901 तक. विक्टोरियन एज में क्वीन विक्टोरिया ने रूल किया है और इन्हीं के नाम से विक्टोरियन एज को विक्टोरियन एज कहा जाता है. और इंग्लिश टाइम पीरियड में ये सबसे इन्फ्लुएंशियल और कॉन्ट्राडिक्टरी इरा माना जाता है, क्योंकि इसमें एक तरफ तो प्रोग्रेस हो रही थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से और दूसरी तरफ पॉवर्टी एंड एक्सप्लॉयटेशन भी बढ़ रहा था. तो इस एज के आने के कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स थे, कुछ इन्फ्लुएंस थे और सोशल बैकग्राउंड था जिसकी वजह से ये एज आई, इमर्ज हुई विक्टोरियन एज के बाद. ओके, तो इसमें कुछ मेजर इन्फ्लुएंस देखने को मिलते हैं हमें. फर्स्ट मिलता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, अर्बनाइजेशन और फैक्ट्री सिस्टम. अब देखो, विक्टोरियन एज में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पीक पर था. फैक्ट्रीज हो गई, मशीन्स हो गए, रेलवेज हो गए, इनका रैपिड डेवलपमेंट हो रहा था और लोग क्या कर रहे थे, लोग सिटीज को छोड़कर विलेजेस को छोड़कर सिटीज में माइग्रेट कर रहे थे. मींस की अर्बनाइजेशन हो रहा था और ब्रिटेन जो है वो वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड बन गया था. लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी बढ़ गई थी, लाइक वर्कर्स को कम वेजेस देना, लॉन्ग आवर्स तक उनसे काम लेना, बच्चों को काम पे लगाना, चाइल्ड लेबर बढ़ गया था, व्यूमेंस को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था वर्क कल्चर में. ठीक है, उनका फैक्ट्रीज का जो एटमोसफेयर था वो सेफ नहीं था फीमेल्स के लिए, बच्चों के लिए. तो ये सब प्रॉब्लम्स भी थी. सेकंड इज साइंटिफिक डेवलपमेंट, डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन. और साइंटिफिक थ्योरी जो है, डेवलपमेंट है, ये थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन 1859 में आया था. इसने क्या किया था, इसने रिलीजियस जो बिलीव्स थे उनको चैलेंज कर दिया था और लोग जो है वो कंफ्यूज हो गए थे कि भाई हम रिलीजियस फेथ पर यकीन करें या साइंस पर यकीन करें. तो इस कन्फ्लिक्ट को आप देखोगे कि मैथ्यू आर्नल्ड ने जो डोवर स्पीच लिखा है उसमें स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस को शो किया है. अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने अपने इन मेमोरियम में लॉस ऑफ फेथ को दिखाया है अपने पोएटिक वर्क में. तो आप ये रिफ्लेक्शन उस टाइम के विक्टोरियन टाइम के लिटरेचर में भी आपको देखने को मिलेगा. थर्ड इज एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर. अब ब्रिटेन क्या कर रहा था, ब्रिटेन एक्सपेंड कर रहा था, अपनी कॉलोनीज को एशिया में, अफ्रीका में, अमेरिका में एस्टैब्लिश कर रहा था. और जो उनकी कॉलोनियल वेल्थ, जो उनको वहां से वेल्थ प्रोड्यूस हो रही थी, उससे इंग्लैंड रिच हो रहा था. और इंग्लैंड रिच होने की वजह से वो खुद को मॉरली सुपीरियर समझने लग गया था. तो आप विक्टोरियन लिटरेचर में देखोगे कि जो इंपीरियल प्राइड है और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दोनों दिखाई देंगी आप जब विक्टोरियन टाइम पीरियड का लिटरेचर पढ़ोगे. तो ग्रोथ ऑफ मिडिल क्लास वैल्यूज. विक्टोरियन एज में जो मिडिल क्लास है ना, वो सबसे पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल सेक्शन बन गया था, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और अर्बनाइजेशन की वजह से जो मिडिल क्लास है उसकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बढ़ गई थी. ठीक है, तो लिटरेचर भी उनको फिर अपने वर्क्स में रिफ्लेक्ट करने लग गया कि अब मिडिल क्लास ज्यादा इमर्ज हो रहा है, तो हम उनके बिलीव्स, उनके लाइफस्टाइल और उनकी वैल्यूज को दिखाएंगे अपने वर्क्स में. और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो बिजनेसमैन थे और जो फैक्ट्री ओनर्स थे, जो प्रोफेशनल थे, उनके पास वेल्थ बढ़ गई. अब जो वेल्थ है वो पहले एरिस्टोक्रेसी के पास रहती थी, मतलब जो नोबल्स रैंक वाले लोग हैं उनके पास रहेंगी. लेकिन अब जो अर्बनाइजेशन हो गया तो मिडिल क्लास के पास भी पैसा आ गया. तो अब जो वेल्थ है वो लिमिटेड नहीं रही है एरिस्टोक्रेसी के पास. ठीक है, तो जो मिडिल क्लास है उनका स्ट्रॉन्ग बिलीफ बन गया था कि सक्सेस कम्स फ्रॉम हार्ड वर्क. ठीक है, और जो लेजीनेस है वो इमोरल मानते थे. और मिडिल क्लास की वैल्यूज की ग्रोथ बढ़ गई थी कि भाई लेजी नहीं होना है और स्ट्रॉन्ग रहना है और हार्ड वर्क करना है, सक्सेस मिल जाएगी. इससे आप अपने एजुकेशन लोगे, अच्छी एजुकेशन लोगे, हार्ड वर्क करोगे तो आप अपना सोशल स्टेटस है उसको भी चेंज कर सकते हो. फिफ्थ इज रिलीजियस डाउट एंड मोरल क्राइसिस. अब देखो,
विक्टोरियन एज ना ऊपर से बहुत रिलीजियस और मॉरल लगती थी, लेकिन इनसाइड आप देखोगे तो उसमें फेथ वर्सेस डाउट जैसी प्रॉब्लम या फिर मोरल कंफ्यूजन भी बढ़ रही थी अंदर ही अंदर। जैसे साइंस हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, सोशल चेंज हो गया, जो ट्रेडिशनल बिलीव्स थे वो सब हिल गए थे। तो लोग सोचने लगे थे कि अगर इवोल्यूशन सच है, मतलब कि गॉड का रोल क्या है फिर। मतलब क्योंकि चार्ल्स डार्विन की द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो आई थी बुक 1859 में, उसने बिब्लिकल जो क्रिएशन थ्योरी है उसको चैलेंज कर दिया था। मतलब बाइबल में अलग तरीके से बताया है कि हाँ ऐसे क्रिएट हुई है दुनिया, बट चार्ल्स डार्विन ने ऐसे बताया कि ऐसे स्पीसीज आई। तो वो एक लॉस ऑफ फेथ और अनसर्टेनिटी पैदा हो गई थी। तो विक्टोरियन जो सोसाइटी थी वो हाईली मोरल दिखती थी, बट इन रियलिटी सोसाइटी में रिच पुअर का गैप बहुत बढ़ गया था। एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था वर्कर्स का, प्रोस्टिट्यूशन बढ़ गया था, और क्राइम, डबल स्टैंडर्ड, ये सब बढ़ गए थे, मॉरल क्राइसिस बढ़ गया था। तो लिटरेचर रिफ्लेक्ट, तो उस टाइम का जो रिफ्लेक्ट लिटरेचर था वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा था, वो उस टाइम की सोशल प्रॉब्लम्स, मोरालिटी, रियलिज्म एंड रिफॉर्म्स को रिफ्लेक्ट कर रहा था। द की कैरेक्टर्स ऑफ विक्टोरियन लिटरेचर major features realism and social criticism, moral seriousness, interest in social reform, conflict between faith and doubt, focus on family, marriages and class। ठीक है, अब देखो विक्टोरियन एज के जो राइटर्स थे उन्होंने सोसाइटी के रियल इश्यूज को लिटरेचर में सेंट्रल सब्जेक्ट बना दिया था। आप देखो रियलिज्म और सोशलिज्म क्या है। राइटर्स जो थे विक्टोरियन टाइम के, वो रोमांटिक इमेजिनेशन को छोड़ के रियल लाइफ को डिपिक्ट कर रहे थे कि हम स्लम्स, फैक्ट्रीज, चाइल्ड लेबर, पॉवर्टी जैसे इश्यूज को ओपनली दिखाएंगे अपने वर्क्स में। लिटरेचर जो है वो सोसाइटी का मिरर और क्रिटिक दोनों बन गया था, जो आप चार्ल्स डिकेंस के वर्क में देखने को मिलेगा। आपको हार्ड टाइम्स है, ओलिवर ट्विस्ट है, उसमें आपको देखने को मिलेगा। सेकेंड, मोरल सीरियसनेस इज, विक्टोरियन जो लिटरेचर था उसका जो टोन है वो सीरियस हो गया था और इथिकल हो गया था। ठीक है, राइटर्स का मानना था कि जो लिटरेचर का काम है ना वो सिर्फ एंटरटेन करना नहीं है, बल्कि मोरल गाइडेंस भी देना है, और सही और गलत का क्लियरली उनको फर्क पता होना चाहिए। ठीक है, तो मोरल सीरियसनेस बढ़ गई थी। इंटरेस्ट इन सोशल रिफॉर्म्स, अब राइटर्स ने क्या किया, सोशल प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करके उनको रिफॉर्म की डिमांड की कि भाई ये प्रॉब्लम्स है, चाइल्ड लेबर की प्रॉब्लम है, वीमेन की कंडीशन की प्रॉब्लम है, एजुकेशन में रिफॉर्म होने चाहिए, लेबर लॉ में रिफॉर्म होने चाहिए। तो लिटरेचर एक टूल बन गया था सोशल चेंज का और सोशल रिफॉर्म का। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फेथ एंड डाउट, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी या रिलीजियस बिलीव्स को चैलेंज कर दिया था। राइटर्स भी कंफ्यूज थे कि वो गॉड को चूज करें या साइंस को चूज करें, क्योंकि फेथ कम हो रहा था और डाउट बढ़ रहा था। फोकस ऑन मैरिज, फैमिली एंड क्लास, अब विक्टोरियन जो नॉवेल्स थी उनका सेंटर क्या था, सेंटर ऑफ आइडिया वो मिडिल क्लास की डोमेस्टिक लाइफ थी, कि मैरिज में वुमेन्स का रोल बहुत लिमिटेड होता था, घर को संभालना है, ओबीडेंट वाइफ बनना है, एजुकेशन और कैरियर अपॉर्चुनिटीज जो थी वो फीमेल्स को कम थी, डिवोर्स और प्रॉपर्टी के जो राइट्स थे वो ऑलमोस्ट ना के बराबर थे मैरिज में। और फैमिली में ना एक मॉरल ट्रेनिंग ग्राउंड बन गई थी फैमिलीज, और क्लास डिवीजन भी बढ़ गया था, जिससे रिच और पुअर के बीच में जो फर्क था वो काफी बढ़ गया था। तो विक्टोरियन के जो राइटर्स थे उन्होंने इस चीज को बहुत डीपली एनालाइज किया है। विक्टोरियन लिटरेचर इज डिडैक्टिक मेंट टू टीच। ठीक है, डिडैक्टिक एक ऐसा लिटरेचर जो टीच करने के लिए लिखा जाए। मेजर लिटरेरी जेनर्स ऑफ द 19th सेंचुरी। ओके, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जेनर्स क्या है, ये किस टाइप का लिटरेचर लिखा जा रहा है, कि 19th सेंचुरी में किस टाइप का लिटरेचर लिखा जा रहा है। वो पोइट्री हो सकती है, वो नॉवल हो सकती है, ड्रामा हो सकता है, प्रोज हो सकता है, एंड एसेज हो सकते हैं। विक्टोरियन एज में नोवेल सबसे ज्यादा पॉपुलर जेनर बन गया था, नोवेल सबसे ज्यादा लिखने लग गए थे। मिडिल क्लास का जो रीडर्स है वो उनका राइज हो गया, मतलब वो बढ़ गए थे। जो मिडिल क्लास के जो रीडर्स थे वो मैगजीन्स को पसंद करने लग गए थे, कि एक एपिसोड आया कल दूसरा एपिसोड आया, मैगजीन्स में नॉवेल्स को पब्लिश होना स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, लोगों को लॉन्ग डिटेल प्लॉट्स और कैरेक्टर्स पसंद आने लगे थे। बट ड्रामा में क्या हो रहा था, ड्रामा में बहुत शॉर्ट
हम कैरेक्टर को इतना एनालाइज नहीं कर सकते जितना हम नॉवेल्स में कर सकते हैं। तो नॉवेल्स का क्रेज बढ़ गया था और जो ड्रामा है वो लेस प्रोमिनेंट हो गया था, बट ड्रामा लिखा जा रहा था बट कम था वो पोइट्री और नॉवल के कंपैरिजन में। प्रोज वर्क होते हैं जैसे ऐसे हो गए, ये भी लिखे जा रहे थे। मेजर विक्टोरियन पोइट्स, एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ द विक्टोरियन एज। ये रिप्रेजेंटेटिव पोइट थे विक्टोरियन एज के। इनके मेजर वर्क्स हैं इन मेमोरियम, यूलिसिस, द लेडी ऑफ शार्लेट, ईडल्स ऑफ द किंग। इसमें आप ये जो पोएम्स है इनमें आप थीम्स को देखेंगे, इनमें फेथ और डाउट को दिखाया गया है, लॉस एंड ग्रीफ को दिखाया गया है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाया गया है। क्योंकि ये सब ये इसलिए दिखा पा रहे थे क्योंकि ये पोइट लॉरिएट थे इंग्लैंड के। पोइट लॉरिएट का मतलब है कि एक ऐसा ऑफिशियल पोइट जो किसी कंट्री, स्पेशली ब्रिटेन के जो रॉयल कोर्ट है या गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट किया जाएगा। और इस पोइट का क्या काम होता है? इस पोइट का ये काम होता है कि जितने भी नेशनल इवेंट्स होते हैं, जो रॉयल ओकेजन्स होते हैं, इंपॉर्टेंट पब्लिक मूवमेंट्स होते हैं, उनको पोएम्स में लिखना है। ठीक है, तो एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन से पहले विलियम वर्ड्सवर्थ पोएट लॉरिएट थे और उनकी डेथ के बाद एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को पोएट लॉरिएट बना दिया गया था। तो टेनिसन की पोएट्री में आपको नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोरल सीरियसनेस, पब्लिक टोन साफ क्लियर दिखेगा। रॉबर्ट ब्राउनिंग, मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। अब ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है? ड्रामेटिक मोनोलॉग एक ऐसी पोएटिक फॉर्म होती है जिसमें एक सिंगल स्पीकर होता है, एक साइलेंट लिसनर होता है जो बोलता नहीं है, ठीक है, वो बस सुनेगा चीजों को। पोएम एक स्पेसिफिक सिचुएशन या मोमेंट में सेट होती है और जो स्पीकर के वर्ड्स हैं, जो स्पीकर है, एक सिंगल स्पीकर है, उसके जो वर्ड्स है उसका वो कैरेक्टर, साइकोलॉजी और मोरालिटी रिवील करेगा। जो पोइट है ड्रामेटिक मोनोलॉग में, वो खुद डायरेक्टली नहीं बोलता, वो स्पीकर के थ्रू बोलता है। स्पीकर अलग होता है और पोइट अलग होता है, ठीक है। और इनके मेजर्स वर्क हैं द लास्ट, माई लास्ट डचेस, एंड्रिया डेल सार्टो, द रिंग एंड द बुक। इनका कंट्रीब्यूशन रहा है साइकोलॉजिकली डेप्थ, मतलब इन्होंने अपने कैरेक्टर्स को ऐसे पोर्ट्रेट किया है जैसे उनकी साइकोलॉजिकली वो क्या सोच रहे हैं मन में वो भी डिपिक्ट हो रहा है, ठीक है। कैरेक्टर्स रिवीलेशन थ्रू स्पीचेस, कैरेक्टर जो रिवील कर रहे हैं अपने आप को अपनी स्पीचेस से, और ये फेमस है ड्रामेटिक मोनोलॉग से। एलिजाबेथ बैरियट ब्राउनिंग, इनके मेजर वर्क हैं सोनेट्स फ्रॉम द पोर्तुगीज अरोरा ले, और इनमें थीम्स आप इनकी पोएम्स में आपको थीम्स मिलेंगी लव, ह्यूमन राइट्स, सोशल इश्यूज। इस पे थीम्स है। मैथ्यू आर्नोल्ड एक पोइट क्रिटिक है। पोइट क्रिटिक वो राइटर होता है जो पोइट्री लिखने के साथ साथ लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी करता है, मींस क्रिएटिव आर्टिस्ट प्लस क्रिटिकल थिंकर इज इक्वल टू पोइट क्रिटिक। तो ये लोग सिर्फ पोएम को ही नहीं लिखते बल्कि लिटरेचर के स्टैंडर्ड को लिखते हैं, थ्योरीज को लिखते हैं, और कैसे इवेल्युएट करना है किसी पोइट्री को उस पे लिखते हैं। क्योंकि ये पोएम्स लिखते हैं तो इनको पता है कि पोइट्री को कैसे एनालाइज करना है, कैसे इवेल्युएट करना है, कैसे उसका स्टैंडर्ड सेट करना है, उसके पीछे की थ्योरी को सेट करना है, तो ये सब पता होता है, इसलिए ये पोइट क्रिटिक होते हैं। इनके अगर आप मेजर वर्क्स देखेंगे तो इसमें आएगा डोवर बीच, थायरसिस, कल्चर एंड अनार्की, ठीक है। और इसमें आपको थीम्स देखने को मिलेंगी स्पिरिचुअल क्राइसिस, लॉस ऑफ फेथ, कल्चर एंड अनार्की, ये सब इनके वर्क्स में आपको थीम्स देखने को मिलेगी। चार्ल्स डिकेंस ग्रेटेस्ट विक्टोरियन नॉवलिस्ट हैं ये। इनके मेजर वर्क्स हैं ओलिवर ट्विस्ट, डेविड कॉपरफील्ड, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, हार्ड टाइम्स, ये इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। आपको इनके वर्क्स को रीड करना है। देखिए, आपको पूरा लिटरेचर पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो इनके मेजर वर्क्स हैं उनकी समरी आपको पता होनी चाहिए, उसमें क्या थीम्स और कैरेक्टर है ये पता होना चाहिए, और थोड़ा सा आपको उस एज के बारे में सोशल और पॉलिटिकल क्या कंडीशंस थी ये पता होना चाहिए। उससे आप एक आंसर को फ्रेम कर सकते हो, ठीक है। इसमें इन्होंने थीम्स यूज की हैं सोशल इनजस्टिस, चाइल्ड लेबर, पॉवर्टी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी। नेक्स्ट राइटर इज जॉर्ज एलियट, ये लेडी हैं और इन्होंने अपना नाम चेंज किया क्योंकि उस टाइम पे जो फीमेल राइटर्स हैं उनको इतना
एक्सपोजर नहीं है राइटिंग करने का, तो वो क्या करती थी, वो मेल का नाम यूज करती थी, जैसे जॉर्ज एलियट, जबकि उनका नाम मैरी एन इवांस था। तो उनके मेजर वर्क्स हैं मिडल मार्च, द मिल ऑफ द फ्लोज, साइलस मार्नर। इनकी फीचर्स है साइकोलॉजिकल रियलिज्म। साइकोलॉजिकल रियलिज्म एक लिटरेरी टेक्निक होता है जिसमें राइटर्स जो है वो कैरेक्टर्स के इनर माइंड, मींस उनके जो थॉट्स, इमोशन और जो भी उनका फियर है, गिल्ट है, उसको रियलिस्टिकली डिपिक्ट करते हैं। इट मींस व्हाट्स द कैरेक्टर थिंक्स एंड फील, नॉट जस्ट व्हाट द कैरेक्टर डज। इस पे फोकस होता है, ठीक है, कि जो कैरेक्टर है वो क्या फील कर रहा है, क्या सोच रहा है, इस पे ज्यादा फोकस होगा, ना कि कैरेक्टर क्या कर रहा है। और मोरल कॉम्प्लेक्सिटीज को इन्होंने अपने वर्क्स में शो किया है। थॉमस हार्डी, नॉवेलिस्ट ऑफ द पेसिमिज्म एंड फेथ। पेसिमिज्म एक वर्ल्ड व्यू है जिसमें लाइफ को पेन, सफरिंग, जो फेलियर है और लॉस है उससे डोमिनेंट माना जाता है। एक ऐसी लाइफ जिसमें पेन, सफरिंग, फेलियर और लॉस उसमें डोमिनेंट है, और जो ह्यूमन की हैप्पीनेस होती है उसको लिमिटेड या टेम्पररी समझा जाता है। इट मींस लाइफ इज कंट्रोल्ड बाय फेथ, चांस और इनडिफरेंट फोर्सेस। इनके मेजर वर्क्स हैं द टेस्ट ऑफ द डरबरविल्स, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, जूड द ऑब्सक्योर। इनमें मेजर थीम्स हैं फेथ वर्सेस फ्री विल, रूलर लाइफ एंड ट्रेजिक रियलिज्म। नेक्स्ट इज द ब्रॉन्टे सिस्टर। ये 3 सिस्टर है और इनके मेजर वर्क्स हैं शार्लेट ब्रॉन्टे, जेन आयर, इनका मेजर वर्क है एमिली ब्रॉन्टे, वुदरिंग हाइट्स, एन ब्रॉन्टे, एग्नेस ग्रे। ठीक है, ये फीमेल नॉवेलिस्ट हैं जिन्होंने गेन प्रोमिनेंस गेन किया था अपनी एज में, मतलब विक्टोरियन एज में। इसमें कुछ प्रोज राइटर्स और क्रिटिक्स भी हैं, जैसे थॉमस कार्लाइल, इनका वर्क्स है सार्टर रीसार्टस, हीरो वर्शिप, जॉन रस्किन। नेक्स्ट राइटर इज ऑन्टो दिस लास्ट, आर्ट एंड द सोशल क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट राइटर इज वॉल्टर पीटर, aestheticism and study in the aestheticism, study in the story in the history of the Renaissance। ये इनके मेजर वर्क्स हैं। विक्टोरियन ड्रामा, इसमें ड्रामा ऑस्कर वाइल्ड ने, ये लेट विक्टोरियन है, इन्होंने ड्रामा लिखे हैं। ड्रामा डिक्लाइन हो गए थे इस पीरियड में, बट कुछ नोटेबल नेम्स हैं। ऑस्कर वाइल्ड लिखते हैं, ड्रामा लिखते हैं, इनके ड्रामास फेमस हैं। और जीबी शो, ये तो जीबी शो लेट विक्टोरियंस थे, तो ये 20th सेंचुरी में भी इन्होंने अपना वर्क्स लिखे हैं। और इम्पोर्टेंट एग्जाम फैक्ट्स हैं, जैसे विक्टोरियन एज कब से कब तक है, 1837 से लेकर 1901 तक रही हैं। टेनिसन पोइट लॉरिएट रहे हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग ड्रामेटिक मोनोलॉग्स के लिए फेमस है। डिकिंस सोशल रिफॉर्म नॉवलिस्ट हैं। जॉर्ज एलियट साइकोलॉजिकल रियलिज्म पे बात ज्यादा करती हैं अपने वर्क्स में। हार्डी जो है वो पेसिमिज्म एंड फेथ के ऊपर अपने वर्क्स को लिखते हैं। हु इज द रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ द विक्टोरियन एज? टेनिसन है। हु पॉपुलराइज्ड dramatic monologue? Robert Browning. Which novel is called A Study of Provincial Life? Middlemarch by George Eliot. Who wrote the Tess of the D'Urbervilles? Thomas Hardy. विक्टोरियन लिटरेचर को अगर हम एक व्यू में देखें तो रियलिज्म के साथ मोरालिटी और रिफॉर्म की बात करता है। और पोइट्री में आप मेजर जो पोइट्स हैं उसके टेनिसन, एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन और रॉबर्ट ब्राउनिंग है। नॉवेलिस्ट में चार्ल्स डिकेंस है, जॉर्ज एलियट है, थॉमस हार्डी है। प्रोज में मैथ्यू आर्नोल्ड और जॉन रस्किन है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू।